नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लॉग पर। तो मैं देखो इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी की आपका फर्स्ट पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और शायद आप उस पार्ट को देख भी चुके होंगे। और ये है इसका सेकंड पार्ट। उसमें हमने करीब आपको 3 चैप्टर आपके कंप्लीट करा दिए थे और बकाया आपके जो भी चैप्टर्स वगैरह रह गए हैं वो आप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो एंड तक पूरी क्लास देखनी है। कोई भी स्टूडेंट क्लास छोड़ के नहीं भागेगा। तो जितने भी आपके आस पड़ोस के स्टूडेंट हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें एक बार इस वीडियो का लिंक ज़रूर भेजें, तभी हम इस क्लास को शुरू करेंगे। तो चलिए यहाँ पर जल्दी जल्दी से सभी स्टूडेंट इस क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए, जैसे कि हम इस क्लास को शुरू कर पाएँ। तो यहाँ पर हम शुरू कर लेते हैं। तो ये जो है आपका CSS चैप्टर है। तो यहाँ पर CSS के बारे में आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है CSS काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से। क्योंकि पूरा जो चैप्टर है आपका ये थर्ड, वो पूरा CSS पर रिलेटेड है और CSS से आपका एक ही या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। वो दोनों प्रश्न क्या हैं, पूरा सिलेबस कराएंगे आपका यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर हम शुरुआत कर लेते हैं। जो CSS है आपका, इसका फुल फॉर्म होता है आपका कैस्केडिंग स्टाइल शीट। आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसे का फुल फॉर्म जो होता है उसको बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो यहाँ पर इसके बारे में पूर्ण रूप से पढ़ लेते हैं। CSL एक पावरफुल लैंग्वेज है और CSS को कैस्केडिंग स्टाइल शीट भी कहा जाता है। CSS का यूज़ वेब पेज, जो वेब पेज होते हैं उन्हें डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है, क्योंकि HTML के थ्रू वेब पेज को अच्छे से कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है, जो आपका कैस्केडिंग स्टाइल शीट है वो जितने भी हम HTML में वेब पेज बनाते हैं उनकी डिज़ाइनिंग करने के लिए CSS का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि HTML से आप ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज को अच्छी तरह से कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं, उसमें कलर वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसी की डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पर CSS को बनाया गया था। तो CSS आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आखिर में क्या। वन लाइन में अगर आपसे कहा जाए CSS क्या होता है, तो CSS एक पावरफुल लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। बस आपको इतना लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर इसलिए हम CSS का यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह की जाती है, क्योंकि CSS के द्वारा वेबसाइट को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, उसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं और हम अपने वेबसाइट को अट्रैक्टिव और सुंदर बना सकते हैं। ये है आपका CSS। अब देखो, जब भी हम CSS लिखते हैं तो किसी ना किसी टैग के ऊपर लिखते हैं और जो टैग होते हैं उन्हें हम यहाँ पर 3 प्रकार से लिखते हैं। पहला होता है आपका इनलाइन, दूसरा एक्सटर्नल CSS, इंटरनल और एक्सटर्नल। 3 प्रकार के आपके यहाँ पर तरीके होते हैं CSS को अप्लाई करने के। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बेसिकली यहाँ पर लिखना है। तो एक बार आपको और दोबारा से समझा देते हैं। CSS काफ़ी सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा। CSS आपका एक डिज़ाइनिंग लैंग्वेज कह सकते हैं, क्योंकि यह एक डिज़ाइनिंग की तरह यहाँ पर वर्क करती है और इसका प्रयोग वेब पेजेस को और अधिक सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। CSS के द्वारा आप HTML टैग्स पर डिज़ाइनिंग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि HTML के थ्रू वेब पेज को अच्छे से कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं, ये आपको बेसिकली पता है। इसीलिए हम CSS का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा वेबसाइट को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं और अपने वेबसाइट को काफ़ी ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। CSS में हम जब जब हम CSS अप्लाई करते हैं तो इसे 3 तरीक़ों से अप्लाई किया जाता है। अब वो 3 तरीके कौन से? पहला होता है आपका इनलाइन CSS, दूसरा होता है आपका इंटरनल और तीसरा होता है आपका एक्सटर्नल। ये 3 तरीके होते हैं जिससे हम CSS अप्लाई करते हैं।
तो यहाँ पर इनके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले और पढ़ लेते हैं। CSS 1994 में एक हकॉन बायमलाई वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा इसे डेवलप किया गया था। फिर उसके बाद करीब 1996 में एक W3C यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के द्वारा इसे पब्लिश किया गया था। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, बाद में इसे W3 के द्वारा बनाया गया था। इतनी बात आगे होगी सभी स्टूडेंट के समझ में। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 3 तरीक़ों से जब इसे अप्लाई किया जाता है, वो 3 तरीके होते हैं आपके इनलाइन, इंटरनल और आपका एक्सटर्नल। तो इनलाइन CSS में क्या होता है कि इनलाइन CSS का यूज HTML टैग्स के अंदर ही किया जाता है। यानी कि HTML में जितने भी हम टैग्स लिखते हैं उनके अंदर CSS अप्लाई करने के लिए इनलाइन CSS का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके लिए हमें स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ता है। यानी कि इनलाइन CSS को अप्लाई करने के लिए एक स्टाइल एट्रीब्यूट्स की आवश्यकता पड़ती है, आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद इंटरनल CSS में क्या होता है कि इंटरनल CSS लिखने के लिए हमें स्टाइल टैग को क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि बिना स्टाइल टैग के इंटरनल CSS नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर स्टाइल टैग को यहाँ पर बनाना पड़ता है। उसके बाद एक्सटर्नल में क्या होता है कि एक्सटर्नल CSS लिखने के लिए हमें एक फ़ाइल क्रिएट करना पड़ता है, और जब भी हम एक्सटर्नल CSS की फ़ाइल क्रिएट करते हैं तो उसका CSS का जो एक्सटेंशन होता है डॉट CSS, वो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको विशेष ध्यान रखना है, इसका जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट CSS होता है, आपको विशेष ध्यान रखना है इसका। अच्छा, HTML का क्या होता है, कमेंट करके बताएं स्टूडेंट। HTML का होता है आपका डॉट HTML लिख सकते हैं आप, या तो फिर डॉट HTML लिख सकते हैं। ये दोनों इसके एक्सटेंशन होते हैं, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ज़रूर लिख के आना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक नोट पॉइंट है यहाँ पर जो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। अगर आप इनलाइन CSS के अंदर CSS की कोई प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर लेते हैं और वह प्रॉपर्टी इंटरनल CSS या एक्सटर्नल CSS में यूज़ करते हैं, तो एक्सटर्नल CSS और इंटरनल CSS की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर वर्क नहीं करती है, क्योंकि उस प्रॉपर्टी को इनलाइन CSS में यूज़ कर लिए होते हैं। आपको विशेष ध्यान रखना है, जब भी हम इनलाइन CSS में कोई भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि उस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हम एक्सटर्नल और इंटरनल CSS में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू हैं जो आपको यहाँ पर विशेष ध्यान से पढ़नी है। जैसे कि ग्राफिक इंटरफेस के लिए कंप्लीट वेब पेज बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, और CSS लिखने के लिए प्रॉपर्टी एंड वैल्यूज़ का यूज़ किया जाता है। वो कौन कौन सी होती हैं वो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। कुछ कोड वगैरह होते हैं इसके, कुछ टैग और एट्रीब्यूट्स वगैरह होते हैं जो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड रेड, इसका इस्तेमाल बैकग्राउंड को रेड वैल्यू प्रदान करने में होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड एक प्रॉपर्टी है, आपको विशेष ध्यान रखना है, और रेड एक वैल्यू है। यानी कि ये जो बैकग्राउंड है वो आपका प्रॉपर्टी है और जो रेड है वो वैल्यू होता है। अब CSS में हर प्रॉपर्टीज़ के बाद यहाँ पर इस तरह का चिन्ह यहाँ पर हम लगा देते हैं, कॉलन का यूज़ किया जाता है, और हर वैल्यू के बाद यहाँ पर सेमी कॉलन से स्टेटमेंट को यहाँ पर ब्रेक किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ CSS के एडवांटेज हैं जो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। अगर हम CSS एडवांटेज की बात करें तो CSS की बहुत सारी बेनिफिट होते हैं, और CSS का कुछ एडवांस हम नीचे आपको बताएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। CSS एक ऐसा लैंग्वेज होता है जिसका यूज़ करने से हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाता है, यानी कि इसे टाइम सेविंग मान सकते हैं एक तरह से, और कम से कम समय में एक से ज़्यादा वेब पेज को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। CSS में CSS की लाइब्रेरी बना सकते हैं, और जब चाहें उसे किसी भी वेब पेज पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और आपको विशेष ध्यान रखना है कि और ज़रूरत पड़ने पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। CSS के द्वारा वेब पेज को कस्टमाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि CSS एक ईजी लैंग्वेज होती है। CSS एक ऐसी लैंग्वेज है जो HTML लैंग्वेज से ज़्यादा ऑप्शन प्रोवाइड कराती है।
और हमारे वेब पेज को काफ़ी ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव बनाती है। अगर बेसिकली कहा जाए आपसे एक वर्ड में कि सीएसएस क्या है, तो मैं आपसे यही कहूँगा, जो सीएसएस है वो एक डिज़ाइनिंग लैंग्वेज होती है और इसका इस्तेमाल हम वेब पेज को सुंदर बनाने के लिए करते हैं। यानी कि सीएसएस के द्वारा हम या आप एचटीएमएल टैग्स पर डिज़ाइनिंग अप्लाई कर सकते हैं। आगे ये बात समझ में। और जो आपकी सीएसएस होती है वो 3 तरीकों से अप्लाई की जाती है, इनलाइन और इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन में क्या होता है, इस मेथड में सीएसएस को एचटीएमएल टैग में ही डिफाइन कर देते हैं, यानी कि एचटीएमएल टैग में अंदर डिफाइन करते हैं। उसके लिए यहाँ पर कुछ स्टाइल एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत पड़ती है, वो आपको विशेष ध्यान रखना है। इतनी बात आगे होगी आपके समझ में। अब अगला जो टॉपिक है आपका इसमें वो सीएसएस सिलेक्टर है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जिसकी हम बात करेंगे। सीएसएस में सिलेक्टर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि बिना सिलेक्टर के आप इंटरनल सीएसएस या एक्सटर्नल सीएसएस अप्लाई नहीं कर सकते। कोई भी कोड यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, ये इसका एक पॉइंट होता है। जब भी हम इंटरनल सीएसएस या एक्सटर्नल सीएसएस लिखते हैं तो किसी ना किसी टैग के ऊपर ही सीएसएस लिखते हैं या फिर अप्लाई करते हैं। तो ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा कि किस टैग पर सीएसएस अप्लाई करना है, तो इसके लिए यहाँ पर हम सीएसएस सिलेक्टर का यूज़ करते हैं। जब भी हम इंटरनल सीएसएस या एक्सटर्नल का यहाँ पर यूज़ करते हैं तो हम सिलेक्टर का यूज़ करते हैं ब्राउज़र को यह बताने के लिए कि किस टैग पर सीएसएस अप्लाई करना है। इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस दो प्रकार से लिखते हैं, लेकिन दोनों में लिखा गया जो कोड होता है वो सेम ही रहेगा, लेकिन दोनों का जो काम होता है वो अलग अलग होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर स्टाइल टैग है, तो हम जब भी हम सीएसएस लिखते हैं या अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले स्टाइल टैग को हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा स्टाइल टैग के बारे में। और यहाँ पर एक एग्जांपल भी है स्टाइल टैग का, जो आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप स्टाइल जब भी हम टाइप करते हैं तो उसके यहाँ पर कोई भी हम टेक्स्ट लेंगे सीएसएस अप्लाई करने के लिए, और यहाँ पर हम बैकग्राउंड का कलर चूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने ये प्रॉपर्टी दे दी और यहाँ पर ये इसकी वैल्यू है। उसके बाद जो स्टाइल टैग है उसे क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझा देते हैं कि आखिर में इसमें जो आपको यहाँ पर सिंटैक्स दिखाई दे रहा है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ऊपर जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो एक कोड है और इसमें एक H1 है। H1 जो है वो आपका एक सिलेक्टर होता है जो HTML का टैग है। और हम जब भी हम CSS अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले उस टैग का नाम लिखा जाता है जिस टैग पर CSS अप्लाई करना होता है। उसके बाद यहाँ पर हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं और इसे हम ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स भी कह सकते हैं। और इन्हीं दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सीएसएस अप्लाई किया जाता है, आपको बेसिकली ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिलेक्टर। तो सिलेक्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सिलेक्टर। तो एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अभी ज़्यादा चैनल पर बच्चे नहीं देख रहे हैं भाई, क्या कारण है इसका? भाई अपने दोस्तों के पास जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप हैं उनमें इस वीडियो को शेयर करो जल्दी से। तो यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिलेक्टर की कि आखिर में सिलेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो सीएसएस में कई प्रकार के सिलेक्टर होते हैं जिनका यूज़ हम सीएसएस को खूब अच्छे ढंग से लिखने के लिए अप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। और इन सिलेक्टर के बारे में हम आपको यहाँ पर बताएंगे। जैसे कि आपका पहला होता है इसमें एलिमेंट टाइप सिलेक्टर। अभी क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। एलिमेंट टाइप सिलेक्टर जो होता है, हम इसके द्वारा एचटीएमएल के किसी एक टैग पर सीएसएस अप्लाई किया जाता है और इस टाइप के सिलेक्टर का नाम उसी एचटीएमएल टैग का होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो आपका एलिमेंट टाइप सिलेक्टर होता है, एलिमेंट टाइप का जो सिलेक्टर है उसमें क्या होता है कि हम एलिमेंट टाइप सिलेक्टर के द्वारा एचटीएमएल के किसी एक टैग पर सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं और इस टाइप के सिलेक्टर का नाम उसी एचटीएमएल टैग का रखते हैं जिस टैग पर सीएसएस अप्लाई करना
होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसमें हम आपको बताएँगे किस तरह से यहाँ पर इसका टाइप वगैरह यहाँ पर डिसाइड करते हैं। तो ये आपका एचटीएमएल का यहाँ पर सोर्स कोड है जिसमें हम सीएसएस अप्लाई करना आपको बताएँगे। जैसे कि यहाँ पर हम एचटीएमएल का जो सोर्स कोड है उसे यहाँ पर हम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एचटीएमएल हेड, टाइटल जो भी वगैरह है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। स्टाइल टैग यहाँ पर यूज़ करेंगे सीएसएस अप्लाई करने के लिए, आपको पता है। तो यहाँ पर H1 जो है ये एक सिलेक्टर है आपका, और जो बैकग्राउंड है वो आपकी प्रॉपर्टीज़ है, और जो आपका रेड है यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपकी वैल्यू होती है। आपको विशेष ध्यान रखना है। और तो यहाँ पर जो आपको H1 दिखाई दे रहा है ये एक एलिमेंट टाइप का सिलेक्टर होता है जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इसी के नाम पर इसे यहाँ पर हम रखते हैं जिससे कि यह पहचाना जा सके। तो आपको विशेष ध्यान रखना है इसका। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोटिस है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो नोटिस क्या है कि एलिमेंट टाइप सिलेक्टर में एक ऐसी प्रॉब्लम भी होती है अगर आपके बॉडी टैग के अंदर एक से ज़्यादा हेडिंग टैग हैं और हेडिंग टैग पर सीएसएस अप्लाई करते हैं तो सारे हेडिंग पर सीएसएस अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि आप सीएसएस हेडिंग टैग पर अप्लाई कर रहे हैं और आपके बॉडी टैग के अंदर एक से ज़्यादा हेडिंग टैग होते हैं तब। उसके बाद इसमें अगला सिलेक्टर जो होता है वो होता है क्लास सिलेक्टर। इसमें क्या होता है कि HTML में हर एक टैग एक क्लास एट्रीब्यूट डिफाइन करता है, यानी कि जो भी यहाँ पर टैग होता है वो एक क्लास एट्रीब्यूट डिफाइन करता है और इसी क्लास एट्रीब्यूट के द्वारा हम HTML के किसी भी टैग पर CSS अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेकिन जब हम किसी टैग का क्लास डिफाइन करते हैं तो CSS लिखने के लिए सबसे पहले आपको विशेष ध्यान रखना है, डॉट टाइप का यहाँ पर एक आपको टैग लिखना पड़ता है। उसके बाद हम उस एट्रीब्यूट का नाम टाइप करते हैं और जिसे हम क्लास एट्रीब्यूट में डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पर ये इसका एग्जांपल है जो आप यहाँ पर देखेंगे। कुछ इसी तरह का आपका ये एग्जांपल है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्लास टैग आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, जैसे कि आपको यहाँ पर जो आपका H1 है इससे आगे आपको डॉट दिखाई दे रहा है, तो यही आपका क्लास सिलेक्टर होता है। आपको विशेष ध्यान रखना है। और जो H1 है वो आपका सिलेक्टर है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आपका इसमें होता है एक आईडी सिलेक्टर। तो आईडी सिलेक्टर में क्या होता है कि क्लास एट्रीब्यूट की तरह ही आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, यानी कि जो क्लास में एट्रीब्यूट होते हैं सेम उसी की तरह ही आपका आईडी सिलेक्टर होता है। और यहाँ पर डिफरेंस केवल इतना होता है इन दोनों में कि आईडी के लिए यहाँ पर हैश टैग का यूज़ करते हैं और क्लास के लिए यहाँ पर डॉट का। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि आखिर में क्या होता है। तो यहाँ पर हम आपको अंतर बताना चाहें तो यहाँ पर डॉट आपको दिखाई दे रहा है H1 से आगे, और यहाँ पर जो आईडी टैग है वो यहाँ पर जनरेट किया गया है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोटिस भी है। ये कुछ विशेष बातें होती हैं जो स्टूडेंट को ज़्यादातर याद नहीं रहती हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम बताते जाते हैं। आईडी टैग जो होता है, आईडी सिलेक्टर जो होता है, वो क्लास उनका नाम अपने अकॉर्डिंग देता है, यानी कि जो आपका आईडी हो या क्लास, उनका जो नाम है हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रख सकते हैं। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर, और यह आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि टैग का आपको क्या नाम देना है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल एक सेक्टर होता है, सिलेक्टर होता है। तो उसमें क्या होता है कि हमेशा हम उसे स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि उसे स्टार से प्रेजेंट करते हैं। और इस सिलेक्टर के द्वारा अप्लाई किया गया जो CSS है वो HTML के सभी टेक्स्ट पर अप्लाई होता है, लेकिन यह तभी काम करता है यदि किसी टैग पर CSS अप्लाई की गई हो, चाहे वह इनलाइन CSS हो या इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल CSS हो। तो इस सिलेक्टर से हमें कोई भी यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। बेसिकली अगर कहा जाए तो सोर्स कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पर स्टार दिए गया है, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। बेसिकली अगर बात करें तो CSS में, तो आपको इसका भी विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर एक एट्रीब्यूट सिलेक्टर होता है।
तो इसमें क्या होता है कि अगर आप चाहें तो HTML टैग्स एट्रीब्यूट्स के द्वारा भी CSS अप्लाई कर सकते हैं और इन सिलेक्टर का यूज़ फॉर्म टैग के लिए किया जाता है, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर किया जाता है, जिसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका सोर्स कोड होता है। और एक इसमें आपका होता है ग्रुप सिलेक्टर। इसमें क्या होता है कि अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा टैग्स पर CSS अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एक साथ, और इन्हें हम ग्रुप सिलेक्टर के माध्यम से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये आपका ग्रुप सिलेक्टर होता है, क्योंकि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादातर CSS में आपके कोड में। और उसके बाद यहाँ पर ये आपका सिलेक्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। आपके 2 टॉपिक्स यहाँ पर कवर करा दिए हैं, CSS और CSS सिलेक्टर। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोनों आपके लिए। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे कॉम्बिनेटर्स। आपके CSS में कॉम्बिनेटर्स होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपने CSS सिलेक्टर के बारे में अच्छी तरह से जान लिया होगा और उन्हें यूज़ भी हम कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने सिर्फ सिलेक्टर को ही यूज़ किया है। सिलेक्टर के द्वारा आप आसानी से किसी भी टैग्स पर CSS अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कई बार हमारा जो टैग होता है किसी पार्टिकुलर टैग्स के अंदर आता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर डिवीज़न टैग का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो किसी टैग्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कहने का मतलब होता है कि जो हमारे यहाँ पर हम कोई भी यहाँ पर टैक्स अगर लिखेंगे, तो जो टैक्स होता है हमारा, वो किसी पार्टिकुलर टैक्स के अंदर आएगा। CSS अप्लाई हम जब भी करेंगे, और उदाहरण के लिए यहाँ पर आप डिवीज़न टैक्स यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि किसी टैक्स को यहाँ पर डिफाइन करता है, तो इसे सिंगल सिलेक्टर के द्वारा हम टारगेट नहीं करते हैं, और इसके लिए हमें कॉम्बिनेटर का यूज़ करना पड़ता है इसे अप्लाई करने के लिए। आप CSS में कॉम्बिनेटर्स जो होते हैं, वो 2 सिलेक्टर के बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए, यानी संबंध बनाने के लिए यहाँ पर उसका यूज़ किया जाता है कॉम्बिनेटर्स का। और सिलेक्टर के लिए सिलेक्टर्स के बीच कॉम्बिनेटर को स्पेशल सिंबल में लिखा जाता है, यानी कि स्पेशल सिंबल के रूप में इसे लिखा जाता है। सिलेक्टर के बीच में आप HTML एलिमेंट्स पर स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, तो दोनों सिलेक्टर्स को ID या क्लास द्वारा टारगेट कर सकते हैं, ताकि जो आपका वेब पेज है वो सभी टैग्स टारगेट ना हो उसमें। CSS में आपके कुल यहाँ पर 4 तरह के कॉम्बिनेटर्स पाए जाते हैं, और इन्हें हम मल्टीपल सिलेक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेटर एक से अधिक सिलेक्टर्स को यहाँ पर कंबाइन कर सकता है। तो क्या होते हैं, पहला होता है आपका एडजस्ट सिबलिंग सिलेक्टर। तो यहाँ पर आपको एक गौर से इसका नाम पढ़ना है, इसे ध्यान से। एडजस्ट सेंट सिबलिंग सिलेक्टर, इसमें आपको प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, यानी कि एक बढ़ाने का काम करता है, पॉजिटिव है आपका। तो इसमें क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेकंड होता है आपका जनरल सिबलिंग सिलेक्टर, इस तरह का मार्क होता है इसका। उसके बाद स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, स्पेस सिलेक्टर है, डिसेंडेंट सिलेक्टर बोलते हैं इसे। और एक होता है आपका कुछ इस तरह का, जिसे बोलते हैं हम चाइल्ड सिलेक्टर। तो अच्छी तरह से आपको यहाँ पर 4 प्रकार के सिलेक्टर होते हैं, इनके बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं आखिर में क्या क्या इनका रोल होता है। तो यहाँ पर पहले है आपका जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। इसमें क्या होता है कि जनरल सिबलिंग सिलेक्टर को हमेशा टाइल्ड सिंबल के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित या रिप्रेजेंट किया जाता है, और जनरल सिबलिंग सिलेक्टर सभी HTML टैग्स को सिलेक्ट करता है, और जो किसी न किसी टैग्स के सिबलिंग्स होते हैं, और इस सिलेक्टर का जो सिंटैक्स होता है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छी तरह से आपको ये एग्जांपल्स वगैरह लिखने हैं, जैसे कि यहाँ पर HTML कोड है हमारा, उसके बाद यहाँ पर हेडिंग टैग है हमारा, उसके बाद यहाँ पर हमने स्टाइल टाइप किया है, क्योंकि यहाँ पर हम CSS अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है कुछ टाइल्ड चिन्ह द्वारा, ये आपका
एक कॉम्बिनेटर्स है जो सिलेक्टर्स को आपस में कंबाइन करता है और भी ज़्यादा उन्हें मजबूताई प्रदान करता है। और यहाँ पर आपका ये बैकग्राउंड जो है इसे प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं और ये आपका रेड है इसे वैल्यू बोलते हैं। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। और जो आपको स्पान दिखाई दे रहा है वो एक तरीके का यहाँ पर एडजेसेंट सिबलिंग्स होता है। उसके बाद यहाँ पर एडजेसेंट सिबलिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं आखिर में क्या होता है। CSS में एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर किसी HTML टैग्स का एडजस्ट सिबलिंग्स को सिलेक्ट करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। और एडजेसेंट सिबलिंग एलिमेंट में बीच में हम एक प्लस सिंबल का यूज़ करते हैं। बेसिकली कोई भी दो एलिमेंट्स एडजेसेंट तब कहलाते हैं जब वह एक दूसरे के पहले या बाद में आते हैं, यानी कि जब दो एलिमेंट्स एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो वहाँ पर एडजेसेंट सिबलिंग्स सेलेक्टर का यूज़ किया जाता है। और उदाहरण के लिए यहाँ आप किसी बॉडी टैग के अंदर यूज़ किए गए टैग्स जैसे कि डिवीज़न PH1 आपका हो गया सिलेक्टर्स आदि एलिमेंट्स सिबलिंग्स होते हैं। अब नीचे एक एग्जांपल है जो आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं प्लस आइकन आपको दिखाई दे रहा है इसमें P के बाद। तो यहाँ पर जो है आपका एडजेसेंट सिबलिंग्स सिलेक्टर होता है, कॉम्बिनेटर होता है। उसके बाद यहाँ पर अगला जो है आपका वो है डेसेंडेंट सिलेक्टर। इस कॉम्बिनेटर को सबसे अधिक यूज़ किया जाता है आपके CSS में और इसे टैग्स को टारगेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो पेरेंट टैग्स होते हैं, पेरेंट टैग्स के चाइल्ड होते हैं, उससे बाद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वह चाइल्ड टैग्स कितना अंदर है। उदाहरण के लिए यहाँ पर डिवीज़न टैग्स के अंदर यदि एक ऑर्डर लिस्ट बनाई जाए तो UL या LI टैग्स को टारगेट करने के लिए CSS में डिवीज़न सेलेक्टर के बाद एक स्पेस देकर UL या LI टैग्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से UL टैग्स के सभी LI टैग्स यहाँ पर टारगेट हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। एग्जाम्पल का आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका चाइल्ड सिलेक्टर है। अब चाइल्ड सिलेक्टर ऐसे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं जो पेरेंट टेक्स्ट के चाइल्ड होते हैं, यानी कि चाइल्ड यहाँ पर इसका मतलब होता है कि ऐसे टेक्स्ट जो पेरेंट टेक्स्ट के अंदर बनाए जाते हैं या क्रिएट किए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर दिए गए, जैसे कि ऊपर दिए गए कोड में डिवीज़न एक पेरेंट टैग है, यानी कि जो आपको डिवीज़न टैग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और ये आपका एक पेरेंट टैग होता है और P टैग एक चाइल्ड टैग है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी P टैग के ऊपर CSS अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका चाइल्ड सिलेक्टर है उसके द्वारा भी आप यहाँ पर CSS अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो एग्जाम्पल है यहाँ पर दिया गया है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कॉम्बिनेटर्स। इसके बाद आपका अगला टॉपिक है इसमें प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़, यानी कि CSS में यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट में किस तरह से हम प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। हाउ टू यूज प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़ इन CSS। तो CSS में जब भी हम कोई प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो उसके साथ एक वैल्यू भी दी जाती है जो हमें डिफाइन करनी पड़ती है, और CSS में हर प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू यहाँ पर अलग अलग रखी जाती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप कोई भी कलर प्रॉपर्टी के साथ उसका कलर का नाम रख सकते हैं, और जो इसकी विड्थ और हाइट होगी उसके साथ यहाँ पर एक न्यूमेरिक वैल्यू भी हम रखेंगे। और CSS में जो वैल्यू होती है वो मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। पहली होती है कलर टाइप वैल्यू, दूसरी परसेंटेज टाइप वैल्यू, और तीसरी होती है न्यूमेरिक टाइप वैल्यू, और चौथी होती है आपकी फंक्शन टाइप वैल्यू। ये 4 तरह की वैल्यूज होती हैं। उसके बाद यहाँ पर CSS में कलर को मुख्य रूप से जितने भागों में बांटा गया है उनका नाम कुछ भी हो सकता है और उनकी कोई भी वैल्यू न्यूमेरिक हो सकती है। यहाँ पर कलर का नाम हम अपने अनुसार कोई भी रख सकते हैं, और RGB का फुल फॉर्म होता है रेड ग्रीन ब्लू, ये आपको पता होगा। यहाँ पर ये इसका सोर्स कोड है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर H1, H2 और H3 आपको 3 तरह के कलर दिखे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर H1 में हमने कोई भी कलर का यहाँ पर वैल्यू डिफाइन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर हमने एक न्यूमेरिक वैल्यू दी गई है। उसके बाद H2 में अगर आप देखेंगे तो H2 में एक वैल्यू दी गई है RGB,
उसके बाद यहाँ पर इसके साथ न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी दी गई है। उसके बाद H3 में हमने प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ का यहाँ पर यूज़ किया है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पर नहीं रखी है। तो यहाँ पर सीधे कहने का मतलब यही है, अगर आप कोई भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ का यहाँ पर आप रखेंगे CSS में, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के साथ आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, चाहे तो वो आपका कलर का नेम हो सकता है और कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है। CSS में अगर आपको कलर करना है बैकग्राउंड में, तो उसके बारे में हमने बता दिया है। और यहाँ पर परसेंटेज टाइप वैल्यू होती है, कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं विड्थ के अनुसार। तो ये आपका CSS पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। इतना ही आपके सिलेबस में दिया गया है, जितना हमने करा दिया। अगला जो टॉपिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं, आखिर में अगला टॉपिक कौन सा है। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है आपका जावा स्क्रिप्ट। आखिर में जावा स्क्रिप्ट होता क्या है, तो आपको सिंपल तरीके से हम आपको बताना चाहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट लिए गए हैं सभी आपको उपयोगी हैं, तो सभी आपको पढ़ने हैं। जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कहा जाए तो, जिसका प्रयोग या उपयोग वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट को डेवलप करने के लिए किया जाता है। यानी कि जावा स्क्रिप्ट की मदद से इंटरनेट पर आधारित एप्लीकेशन बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और जावा स्क्रिप्ट एक लाइट वेट और क्रॉस प्लेटफॉर्म स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। यानी कि ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और यहाँ पर लाइट वेट का मतलब होता है कि इसमें प्रोग्राम लिखने के लिए हम कम कोड की ज़रूरत होती है। और क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब यही होता है कि यह किसी भी डिवाइस में रन हो जाती है। तीसरा पॉइंट है कि जावा स्क्रिप्ट के द्वारा यूज़र वेब पेज के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट है कि जावा स्क्रिप्ट के द्वारा हम एक वेब पेज में डायनेमिक फीचर्स को ऐड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसका प्रयोग HTML और CSS के साथ भी किया जाता है, और इसका इस्तेमाल क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। उसके बाद जावा स्क्रिप्ट को डेटा को कैलकुलेट, मैनिपुलेट और वैलिडेट करता है। और जावा स्क्रिप्ट को सन 1995 में एक ब्रैंडन ईच नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसे विकसित किया था, यानी कि उन्होंने इसे डेवलप किया था। और जावा स्क्रिप्ट एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम फ्री में कर सकते हैं। मतलब इसका जो एप्लीकेशन है वो फ्री में अवेलेबल है सभी के लिए। इसका उपयोग गेम और सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए भी किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट का जो पहला नाम था वो लाइव स्क्रिप्ट था, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। जावा स्क्रिप्ट का फर्स्ट नेम आपका लाइव स्क्रिप्ट था, बाद में इसका नाम यहाँ पर चेंज कर दिया गया था। और वर्तमान समय में अगर बात करें आज की, तो 97% से भी ज़्यादा वेबसाइट, वेब पेज और वेबवेयर के लिए जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग करके बनाई गई हैं। और जावा स्क्रिप्ट को स्क्रिप्टिंग भाषा भी कहा जाता है, ये हमने आपको बता दिया है। जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग यूजर की सूचना, जैसे कि उसका IP एड्रेस हो सकता है या ब्राउज़र की डिटेल्स होती है आदि को कलेक्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ जावा स्क्रिप्ट के फ़ायदे और नुकसान भी दिए गए हैं, जैसे कि आपको बताएं यहाँ पर। इसका फर्स्ट बेनिफिट यही है कि जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा के काम करने की जो स्पीड होती है काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, और क्योंकि यह प्रोसेसिंग में भी काफ़ी कम वक्त लेती है। जावा स्क्रिप्ट में कोई भी व्यक्ति आसानी से इसे सीखता है, यानी कि इसका कहा जाए तो ईजी टू लर्न, इसका कहने का मतलब होता है सीखने में आसान है। और ज़्यादातर सभी वेबसाइट में यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। इसके द्वारा हम आकर्षक वेब पेज बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप के स्टाइलिश पेज जिसे बोलते हैं वो बना सकते हैं। और इसके द्वारा हम ग्राफिक्स को भी आसानी से बना सकते हैं। इसके द्वारा हम प्रेजेंटेशन भी तैयार कर सकते हैं। और सातवां नंबर है कि यह आजकल के सभी तरह के ब्राउज़र को सपोर्ट करता है, आपका जावा स्क्रिप्ट। आठवां पॉइंट है कि जावा स्क्रिप्ट को दूसरे लैंग्वेज, जैसे कि आपका जावा हो गई, पाइथन हो गई, C++ हो गई आदि के साथ भी यहाँ पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। नवा पॉइंट है कि इसके द्वारा हम यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस बना सकते हैं। 10वां पॉइंट है कि इसके द्वारा फ्रंट एंड के साथ साथ बैक एंड भी काम कर सकते हैं, यानी कि फ्रंट एंड के लिए React.js, Angular.js का प्रयोग किया जाता है, और बैक एंड के लिए यहाँ पर Node.js का प्रयोग किया जाता है। JS इसका एक्सटेंशन होता है आपका जावा स्क्रिप्ट का। 11वां पॉइंट है कि जावा स्क्रिप्ट के द्वारा वेबसाइट की परफॉर्मेंस बेहतर होती है, क्योंकि इसमें बहुत कम कोड लिखना पड़ता है। तो आपको समझ में आ गया। अगर कुछ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात की जाए इसके बारे में, तो सबसे पहली तो बात यही कि जो इसकी स्पीड होती है काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, और इसे इजी टू लर्न, यानी कि आसानी से सीख सकते हैं। और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर वेबसाइट बनाने में किया जाता है।
और इसके द्वारा हम अपने वेब पेजेस को काफ़ी ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। और इसके द्वारा हम ग्राफ़िक्स को भी आसानी से बना सकते हैं, प्रेज़ेंटेशन भी तैयार कर सकते हैं। और यह जो जावास्क्रिप्ट होती है, सभी ब्राउज़र को सपोर्ट करती है और इसका इस्तेमाल जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस आदि जैसी भाषाओं में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके बेनिफिट के। उसके बाद यहाँ पर कुछ इसके डिसएडवांटेज दिए गए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके कुछ डिसएडवांटेज यानी कि कुछ हानियाँ और नुकसान भी दिए गए हैं। इनके बारे में जान लेते हैं अच्छे से। तो पहला पॉइंट है कि जावास्क्रिप्ट के द्वारा बड़े एप्लीकेशन को डेवलप करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसमें डिबगिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि इसमें किसी भी एरर और गलतियों को ढूँढना काफ़ी ज़्यादा ना पॉसिबल होता है, यानी कि इम्पॉसिबल होता है, काफ़ी ज़्यादा वक्त भी लगता है उसे ढूँढने में। और यह नंबर को इंटीजर में बदलने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लगाता है। इसमें डीओएम यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल काफ़ी धीमी गति से काम करता है। उसके बाद यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के कोड को कोई भी जानकार हैकर आसानी से हैक कर सकता है, जिसके कारण इसमें सिक्योरिटी की जो सुरक्षा होती है आपकी, वो कम होती है। आजकल के ब्राउज़र तो इसे सपोर्ट करते हैं, परंतु जो पुराने ब्राउज़र थे, वो ज़्यादातर इसे सपोर्ट नहीं करते थे और यह केवल सिंगल इनहेरिटेंस को ही सपोर्ट करती है, यानी कि इसमें आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस का सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर जावास्क्रिप्ट कोड में कोई एरर आ जाए, तो पूरी वेबसाइट काम करना बंद कर देती है, ये इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट हानि होती है। और कुछ इसके अनुप्रयोग दिए गए हैं, जैसे कि वेबसाइट बनाने में इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल वेबसाइट को डेवलप करने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग करके प्रोग्रामर वेबसाइट को डायनेमिक और अट्रैक्टिव बना सकता है। वेबसाइट में इसका प्रयोग ज़्यादातर वैलिडेशन के लिए किया जाता है और कुछ फेमस वेबसाइट हैं जिनमें जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, वो बता देते हैं। जैसे कि आपकी सबसे बड़ी कंपनी हो जाती है गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, अमेज़न, ट्विटर और फ्लिपकार्ट आदि जैसी कंपनी होती है, जिसमें जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा पॉइंट है इसका कि वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कंप्यूटर में चलने वाली जितनी भी वेब एप्लीकेशन होती हैं, उनको बनाने में किया जाता है और इसमें वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए बहुत सारे फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपका रिएक्ट नेटिव हो गया, रिएक्ट और एंगुलर आदि वगैरह हो गए। कई सारे चीज़ों का इस्तेमाल करके वेब एप्लीकेशन बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट है, गूगल मैप्स देखा होगा। गूगल मैप्स जो ज़्यादातर है वो इसी के माध्यम से बनाया गया था। प्रेजेंटेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि जावास्क्रिप्ट का प्रयोग प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए भी किया जाता है। और जावास्क्रिप्ट भाषा में स्केलिंग, एनिमेटेड बुलेट्स, लिस्ट और सिंटैक्स हाइलाइटिंग जैसे फीचर्स शामिल होते हैं, जिसकी मदद से कोई भी यूजर आसानी से प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकता है इसकी मदद से। उसके बाद यहाँ पर सर्वर एप्लीकेशन को बनाने में ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि इसका इस्तेमाल सर्वर साइड एप्लीकेशन को बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। और इसके लिए इसमें नोड डॉट जेएस का प्रयोग किया जाता है और नोड जेएस के द्वारा HTTP रिक्वेस्ट को आसानी से हैंडल किया जाता है। आजकल के इस समय में इसे बहुत बहुत बड़ी कंपनियां यहाँ पर यूज़ करती हैं इसका, जैसे कि गोडाडी हो गई या फिर आपका वॉलमार्ट हो गया, यूबर हो गया या पेपल हो गई आदि जैसी कंपनियां हैं जो इसका इस्तेमाल करके ज़्यादातर वेब सर्वर का इस्तेमाल करके एप्लीकेशन बनाती है। वेब सर्वर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। गेम बनाने के लिए ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपका पबजी, फ्री फायर गेम आदि हो गई, फेमस गेम्स हैं आपके। और इन्हें बनाने में ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आर्ट या कोई डिज़ाइनिंग वगैरह यहाँ पर बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। स्मार्ट वॉच एप्लीकेशंस वगैरह हो गए, उनको बनाने के लिए, मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए और फ्लाइंग रोबोट्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर तो आपकी एप्लीकेशन समाप्त हो चुकी हैं, कुछ इसके फीचर्स दिए गए हैं, इनके बारे में अच्छी तरह से बात कर लेते हैं। जैसा कि यह पहला फीचर है इसका कि यह यूज़र के द्वारा दिए गए इनपुट को वैलिडेट करता है, यानी कि फॉर्म्स में इसका इस्तेमाल लॉगिन आईडी और पासवर्ड को वैलिडेट करने के लिए भी किया जाता है। और यह ब्राउज़र में बेसिक कैलकुलेशन को भी परफॉर्म करता है और यह प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसका मतलब यह है कि आप किसी भी डिवाइस में इसे चला सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज होती है आपकी, पहले ही बता रखा है। इसके पास बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, यानी कि बिल्ट इन फंक्शन की मदद से हम कोई भी कोड को आसानी से लिख सकते हैं। बिल्ट इन फंक्शन का यही मतलब होता है। उसके बाद यह HTML कंटेंट को जनरेट करता है। जनरेट करने का मतलब है कि यह HTML लैंग्वेज के साथ में भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर यह
यूज़र के ब्राउज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेक्ट कर लेता है। अब यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की कुछ हिस्ट्री वगैरह दी गई है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जावास्क्रिप्ट को एक मैंने बताया था ब्रेंडन ईच ने सन 1995 में इसे डेवलप किया था। तब उस समय वो नेटस्केप कंपनी में काम करते थे और नेटस्केप तब का सबसे प्रसिद्ध ब्राउज़र था। नेटस्केप के बारे में नहीं पता है आपको, पढ़ लेना कहीं से। और इस लैंग्वेज को अगर बात करें तो इसका पहला नाम क्या था, वो हमने बता रखा है कि लाइव स्क्रिप्ट इसका पहला नाम था। बहुत सारे लोग हैं जो जावा स्क्रिप्ट और जावा को एक ही लैंग्वेज समझते हैं, परंतु जावा स्क्रिप्ट और जावा में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और दोनों अलग अलग भाषाएं होती हैं। जावा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, जबकि जो आपकी जावा स्क्रिप्ट है वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जावा स्क्रिप्ट को कैसे रन करते हैं। उसके बाद जावास्क्रिप्ट खुद से रन नहीं होती है, इसे रन कराने के लिए एक वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है और इसे रन कराने के लिए यूज़र एचटीएमएल पेज को रिक्वेस्ट करता है, यानी कि एचटीएमएल के पास रिक्वेस्ट भेजता है और तब जो स्क्रिप्ट है वो वेब ब्राउज़र को भेज दी जाती है और उसके बाद जो वेब ब्राउज़र होता है उसे एग्जीक्यूट कर लेता है। उसके बाद यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है आपके सिलेबस से कि जावास्क्रिप्ट और जावा के बीच में क्या अंतर है। तो दोनों के बीच में क्या अंतर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो कि जो आपकी जावा स्क्रिप्ट होती है वो बेसिकली टाइप्ड, यानी कि कुछ बेसिकली टाइप्स लैंग्वेज है और जो जावा है वो एक हाई स्ट्रॉन्ग लेवल की लैंग्वेज होती है। दूसरा पॉइंट कि ये ऑब्जेक्ट पर आधारित स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और जो आपकी जावा होती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और यह वेब ब्राउज़र पर रन होती है। और जो आपकी जावा लैंग्वेज है वो जेवीएम यानी कि जावा वर्चुअल मशीन होती है, उस पर इसे रन किया जाता है जावा को। और इसमें ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप पर आधारित होती है आपकी जावा स्क्रिप्ट। और जावा की बात करें तो जावा के ऑब्जेक्ट और क्लास दोनों पर आधारित होती है और जावा स्क्रिप्ट मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन जो आपका जावा लैंग्वेज होता है वो मल्टी थ्रेडिंग को ज़्यादातर सपोर्ट करता है। तो ये आपका अंतर हो चुका है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट की बात की जाए तो जावा स्क्रिप्ट आपका पूरा चैप्टर है, बेसिकली आपने देखा होगा आपका पूरा चैप्टर है और इसमें आपको कई सारे क्वेश्चंस भी करने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि जावा स्क्रिप्ट क्या है ये हमने बता दिया, कैसे रन किया जाता है ये भी बता दिया, और जावा स्क्रिप्ट और जावा में क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में वो भी हमने बता दिया। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन होते हैं इस टॉपिक से, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट में डेटा कितने प्रकार के होते हैं या जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या हैं, इनके बारे में विशेष रूप से बात करेंगे। उसके बाद और भी कुछ होते हैं जैसे कि यहाँ पर डेटा प्रकार के निर्धारण और परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यहाँ पर जो डेटा टाइप्स को मुख्य रूप से कितने प्रकार से यहाँ पर निर्धारित किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। और कई सारे क्वेश्चंस हैं जो हमने करा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर और बात करें जाएँ तो जावा स्क्रिप्ट में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले यहाँ पर कुछ जो है जावा स्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स दिए गए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में अगर डेटा टाइप्स की बात की जाए तो कई सारे डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट नंबर का है बूलियन। अगर बूलियन डेटा टाइप्स की बात करें तो बूलियन डेटा टाइप्स में आपकी दो वैल्यूज़ आती हैं, वो कौन कौन सी, सही या गलत, ट्रू या फॉल्स, जिसमें से किसी एक वैल्यू को चुनना होता है, यानी कि एक वैल्यू को यहाँ पर चूज़ करना पड़ता है। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो बूलियन में सही और गलत वैल्यूज को चुना जाता है। ये इस बूलियन के आपको समझ में आ गया हो चुके। उसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपका नल टाइप। नल का मतलब होता है नहीं, यानी कि नल का उपयोग मिसिंग वैल्यूज और इनवैलिड वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर अनडिफाइंड टाइप की कुछ डेटा टाइप्स हैं, जैसे कि अनडिफाइंड टाइप को प्रिमिटिव टाइप के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें एक वैल्यू होती है उसे अनडिफाइंड होती है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो अनडिफाइंड वैल्यू में एक वेरिएबल के को डिक्लेयर कर दिया जाता है, लेकिन इस डिक्लेयर वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया जाता है। यानी कि जो आपका इसमें एक अनडिफाइंड होती है टाइप का डेटा टाइप्स होता है, उसमें एक वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन डिक्लेयर करने के बाद उस वेरिएबल को यहाँ पर परिभाषित नहीं किया जाता है। इसका कहने का मतलब यही है। उसके बाद यहाँ पर कुछ न्यूमेरिक टाइप के यहाँ पर डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको बता देते हैं। न्यूमेरिक टाइप नंबरों की एक संख्या होती है और न्यूमेरिक टाइप के दो प्रकार होते हैं, यानी कि एग्जैक्ट न्यूमेरिक टाइप और अप्रॉक्सीमेट न्यूमेरिक टाइप। तो दो प्रकार के आपके डेटा टाइप्स होते हैं न्यूमेरिक पे, जिनके बारे में बात कर लेते हैं। एक्सेक्ट न्यूमेरिक टाइप की बात करें तो इंटीजर और विजिंट और डेसिमल न्यूमेरिक नंबर और मनी वगैरह की जो फॉर्म्स वगैरह होती हैं उनका यहाँ पर किया जाता है यूज़। और अप्रॉक्सीमेट में आपका डबल
प्रिसिजन, फ्लोट और रियल आदि का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर बिग इंटीजर टाइप का एक डेटा टाइप होता है और इसका उपयोग यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप के रूप में किया जाता है और जिसका प्रयोग टेबल और अल्टरनेट टेबल स्टेटमेंट बनाने के लिए किया जाता है। स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप्स की बात करें तो स्ट्रिंग टाइप का उपयोग टेक्स्ट डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, यानी कि टेक्स्ट का मतलब हो जाता है यहाँ पर कोई भी वो एक नंबर हो सकती है आपकी, नंबर नहीं, आपका कोई भी यहाँ पर नेम हो सकता है। टेक्स्ट में आपका नेम आता है तो इसलिए आपको विशेष दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर सिंबल है। सिंबल टाइप को इम्प्यूटेबल प्रिमिटिव वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है और इसका उपयोग ज़्यादातर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ यानी कि कुंजी के स्थान पर इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट में लूप की बात करेंगे कि आखिर में जावा स्क्रिप्ट में लूप क्या होते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में लूप्स का इस्तेमाल किसी कोड को बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है और इसमें डॉट कोड को तब तक एग्जीक्यूट किया जाता है जब तक कि कंडीशन पूरी नहीं हो जाती, यानी कि दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए आपसे कि जावा स्क्रिप्ट लूप एक प्रकार की सुविधा है जिसकी मदद से कोड को इटरेट किया जाता है। जावास्क्रिप्ट में लूप का इस्तेमाल किसी कार्य को बार बार करने के लिए किया जाता है और लूप का इस्तेमाल करके यूज़र प्रोग्राम के किसी भी स्टेटमेंट को बार बार या कई बार एग्जीक्यूट कर सकता है। जावास्क्रिप्ट लूप का इस्तेमाल एरे के साथ भी सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसमें हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि आपको किसी वेब पेज में हेलो वर्ल्ड शब्द का यहाँ पर 50 बार आपको लिखना है, तो ऐसे में आप उसी शब्द को 50 बार कॉपी और पेस्ट करेंगे। यही मतलब है 50 बार करने का। यदि आप इस काम को करने के लिए लूप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सिर्फ एक छोटा-सा कोड लिखना होता है। अब यहाँ पर लूप के माध्यम से एक मुझको उदाहरण समझ में आ गया। यूट्यूब पर जाएँगे आप, कोई भी वीडियो यहाँ पर प्ले करेंगे आप, तो वीडियो प्ले प करने के बाद यहाँ पर हम यूट्यूब में जो 3 डॉट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर कई प्रकार की सेटिंग्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। जैसे कि आपको वीडियो की क्वालिटी वगैरह और वीडियो को कितने रेट में चलाना है। रेट का मतलब हो जाता है कि फास्ट या स्लो चलाना है। उसके बाद यहाँ पर एक लूप का ऑप्शन होता है। लूप का अगर आप लूप चालू कर देते हैं तो लूप का मतलब यही होगा कि जब आप वीडियो को चालू करेंगे तो वीडियो समाप्त होने के बाद दोबारा से वही वीडियो प्ले हो जाएगी। यही लूप का मतलब होता है, यानी कि एक वैल्यू को आप बार बार रिपीट करेंगे। तो आपको लूप अब चीज़ समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में बात करेंगे आखिर में लूप कितने प्रकार के होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में 4 प्रकार के लूप होते हैं, यहाँ पर जो आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल लूप होता है और फॉर इन लूप होता है। ये 4 प्रकार के लूप हैं जो आपको इसमें पढ़ने हैं। तो चारों प्रकार के लूप्स आपको बताए जाएँगे। तो एक-एक करके इनके बारे में एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं आखिर में क्या होते हैं। और जो स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं भाई, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जो बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि ये डायरेक्ट आपका पीडीएफ नोट्स जो हम इसमें पढ़ा रहे हैं आपको टेलीग्राम में डालेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। तो इसी के लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर फोर लूप की बात कर लेते हैं जो कि फर्स्ट टाइप है आपका लूप का। तो फोर लूप का इस्तेमाल जावास्क्रिप्ट में सबसे ज़्यादा किया जाता है और यह लूप किसी निश्चित समय के लिए कोड को एग्जीक्यूट करता है, यानी कि किसी निश्चित समय को डिफाइन करने के लिए इस कोड का इस्तेमाल किया जाता है आपका फोर लूप के। और इस लूप में वैल्यू को सेट किया जाता है और इसके बाद जो वैल्यू होती है उसको कंट्रोल करके उसे काउंट किया जाता है। यदि काउंट कंडीशन आपकी सही बैठती है यानी कि बिल्कुल करेक्ट होती है तो लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। और यदि आपकी कोई काउंटिंग में कोई मिस्टेक या गलती वगैरह हो जाती है तो जो आपका लूप होता है उसे बंद कर दिया जाता है, उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है। क्या प्रोसेस होती है यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर इंटिलाइजेशन आपका किया जा रहा है लूप का। यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर ट्रू या फॉल्स आपकी दो कंडीशन रखी जाती हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, अगर आपकी जो कंडीशन है अगर ट्रू निकलती है तो जो आपका लूप है वो चलता रहेगा, लेकिन फॉल्स निकल आती है तो जो आपका लूप है वो रोक दिया जाता है। समझ में आ गया होगा आपके पास। यहाँ पर आपका सिंटैक्स भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर व्हाइल लूप है, यानी कि दूसरा टाइप है आपका लूप का। अब व्हाइल लूप में क्या होता है कि कोड तब तक लगातार एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक कि एक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती है। यह सबसे पहले एक कंडीशन की जांच करता है, यानी कि कंडीशन की टेस्ट करता है और उसके बाद जो कोड होता है उसको यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाता है। यहाँ पर कंडीशन वगैरह देख सकते हैं, इसका सिंटैक्स भी यहाँ पर देख सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर डू वाइल लूप है। अब डू वाइल लूप क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो डू वाइल लूप भी एक वाइल लूप की तरह है, परंतु यह सबसे पहले कोड को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद में ये कंडीशन की जांच करता है। यह लूप यह सुनिश्चित करता है कि प्रोग्राम को कम से कम एक बार एग्जीक्यूट किया जाए। तो यहाँ पर पहले प्रोग्राम रन होता है, उसके बाद यहाँ पर कंडीशन की जाँच की जाती है वाइल लूप में, को विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर चौथे प्रकार का आपका लूप है फॉर लूप, फॉर इन लूप। यह एक विशेष प्रकार का लूप होता है और इसका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को इटरेट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में कुछ फंक्शंस भी होते हैं। फंक्शन क्या होते हैं इनके बारे में बात करेंगे अभी। जावास्क्रिप्ट फंक्शंस एक कोड का एक ब्लॉक होता है जिसके द्वारा किसी विशेष कार्य को पूरा किया जाता है। अगर आपसे दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि फंक्शंस क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो जावास्क्रिप्ट फंक्शंस स्टेटमेंट का एक ग्रुप या सेट होता है जिसका उपयोग किसी कार्य को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। फंक्शंस का इस्तेमाल हम प्रोग्राम में बार बार कर सकते हैं, लेकिन हमें बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ फंक्शन को आपको कॉल करना है और उसके बाद जो आपका प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट फंक्शन को फंक्शन कीवर्ड के द्वारा यहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है, यानी कि इसमें कोड को कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है और जावास्क्रिप्ट में फंक्शन यह बताता है कि किसी कार्य को कैसे करना है। जावास्क्रिप्ट में 1000 से भी यूजफुल उपयोगी आपके फंक्शंस होते हैं जिन्हें हम बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। और उदाहरण के लिए यदि किसी यूज़र को इमेज में कलर करना है तो हम फंक्शन के द्वारा उसमें कलर कर सकते हैं और फंक्शन हर छोटे काम को आसानी से पूरा कर सकता है। ये आपका फंक्शंस का यहाँ पर सिंटैक्स है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जावास्क्रिप्ट फंक्शंस के कुछ फ़ायदे दिए गए हैं जिनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट बेनिफिट है इसका कि जावास्क्रिप्ट फंक्शंस को हम प्रोग्राम में बहुत बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हमें कोड को बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा पॉइंट है कि फंक्शन को इस्तेमाल करने से प्रोग्राम जो होता है वो जल्दी लोड हो जाता है क्योंकि इसमें कम कोड लिखने की ज़रूरत होती है। तीसरा पॉइंट है कि फंक्शन के कारण काफ़ी समय की बचत होती है, यानी कि टाइम सेविंग है आपका ये जावास्क्रिप्ट फंक्शन। उसके बाद यहाँ पर फंक्शंस प्रोग्राम में एरर को कम करता है, यानी कि जो गलतियाँ होती हैं उनको भी यहाँ पर ये कम करता है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट फंक्शन, यानी कि फंक्शंस आपके कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में। तो बेसिकली कहा जाए तो आपके दो प्रकार के फंक्शन होते हैं जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में, और बकाया जो जितनी भी लैंग्वेज हैं उनमें अलग अलग तरीका के फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें बिल्ट इन फंक्शंस आपका पहला नंबर का है, दूसरा है आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन, यानी कि जिसे हम खुद डिफाइन करते हैं, और एक होता है आपका बिल्ट इन फंक्शन। तो बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है दोनों के बारे में बात करेंगे अच्छी रूप से। तो बिल्ट इन फंक्शन की अगर बात करें तो जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जो जावास्क्रिप्ट में पहले से ही मौजूद होते हैं, यानी कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में पहले से ही ऑलरेडी यानी कि मौजूद होते हैं। और इसके कुछ उदाहरण होते हैं जैसे कि आपका डेट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, फॉर ईच हो गया, इंडेक्स हो गए। ये जो फंक्शंस हैं पहले से ही जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में डिफाइंड होते हैं। और कुछ होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शन वे होते हैं जो कि यूजर के द्वारा प्रोग्राम को लिखते समय बनाए जाते हैं, यानी कि डिफाइन किए जाते हैं। यूजर जिस प्रकार की ज़रूरत होती है वह अपनी आवश्यकता अनुसार फंक्शंस को यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल के बारे में। आखिर में वेरिएबल क्या होता है? तो जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल एक कंटेनर होता है, यानी कि कुछ डिब्बे के समान होता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका बॉक्स है, बता दिया, जिसमें वैल्यूज़ को स्टोर किया जाता है, यानी कि इसमें कोई भी हम डेटा या वगैरह कोई भी वैल्यू होगी उसको यहाँ पर स्टोर करेंगे। और किसी भी तरह के डेटा को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि जो आपका वेरिएबल्स होता है एक तरह से कंटेनर होता है जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन से या डेटा या वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। आगे आगे समझ में आपकी। उसके बाद दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि वेरिएबल्स क्या होता है, तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल एक स्टोरेज एरिया होता है जिसमें वैल्यूज़ को स्टोर किया जाता है। वेरिएबल में स्टोर की गई वैल्यू को प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि आपने किसी वेरिएबल में 5 नंबर स्टोर किया है तो आप उसे चेंज करके 10 भी कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में प्रत्येक वेरिएबल का एक यूनिक नाम होता है जिन्हें हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। उसके बाद वेरिएबल में हम किसी वैल्यू को स्टोर करने की जो प्रोसेस होती है उसको वेरिएबल इंटिलाइजेशन कहते हैं। और इससे इसके द्वारा क्या होता है कि वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए
यूज़र को डेटा टाइप के डिफाइंड यानी कि जो आपका डेटा टाइप होता है उसे डिफाइंड नहीं करना पड़ता है, और जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा आसान भी होता है। जावास्क्रिप्ट एक लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है, इसलिए इसमें वेरिएबल किसी भी तरह की वैल्यू को स्टोर कर सकता है, और इसमें वेरिएबल को एक्सेस करने से पहले हमें इंटिलाइज यानी कि इंटिलाइजेशन करना पड़ता है, और इसमें वेरिएबल का नाम यहाँ पर केस सेंसिटिव हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को क्रिएट करने के कुछ रूल्स होते हैं, उनके बारे में। तो पहला रूल्स है यहाँ पर, अगर बात कर जाए कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल की को बार लेट या कांस्टेंट कीवर्ड के साथ यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, यानी कि उसे बार, ज़्यादातर हमने देखा है कि बार से ही इसे डिक्लेयर करते हैं। अगर वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर बदल सकती है तो हमें इसे लेट का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो हम हमेशा कांस्टेंट कीवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। वेरिएबल को हमेशा लेटर अंडरस्कोर या फिर डॉलर साइन से शुरू करना होना चाहिए, यानी कि कई सारी लैंग्वेज में इसे अलग अलग रूप से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि PHP लैंग्वेज है, इसे डॉलर साइन से यूज़ करना पड़ता है, और इसके बाद हम कोई भी नंबर इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें वेरिएबल का नाम केस सेंसिटिव होना चाहिए, अर्थात इसमें एक्स और यानी कि स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। अच्छी समझ में आ गया होगा। पांचवा पॉइंट है कि हम वेरिएबल नाम में रिजर्व कीवर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि जो पहले से जो रिजर्व वर्ड होते हैं, कुछ कीवर्ड होते हैं, उनका नाम यहाँ पर हम नहीं ले सकते, उसके अलावा यहाँ पर अलग देना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट का यहाँ पर उदाहरण भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स की बात करेंगे, कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के आपके वेरिएबल्स आते हैं जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में, लोकल और ग्लोबल। तो लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो लोकल वेरिएबल वह वेरिएबल होता है जिसमें फंक्शन या ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया जाता है, मतलब जिसे फंक्शन या ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। अब यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो सकता है या ब्लॉक हो सकता है, उसके अंदर एक वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है, और इस वेरिएबल को केवल फंक्शन और ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस किया जाता है। ये इसका कुछ सिंटैक्स यानी कि उदाहरण है जो आप यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ग्लोबल की बात करें तो ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया जाता है, जो वैल्यूज पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस या यूज़ किए जा सकते हैं, यानी कि इस प्रकार के वैल्यूज को हम ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल का उपयोग कैसे करें, इसके बारे में पढ़ेंगे, बात करेंगे। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन इसकी पहली फॉर्म होती है, यानी कि जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है, और इसमें हम वेरिएबल को वार कीवर्ड के इस्तेमाल करके डिक्लेयर करते हैं। मैंने आपको बताया था ज़्यादातर इसका वार से यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर पर वेरिएबल असाइनमेंट। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद उसे इंटिलाइज करना पड़ता है, यानी कि इंटिलाइजेशन किया जाता है। इसमें वेरिएबल को ऑपरेटर के साथ वैल्यू असाइन करते हैं। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो वैल्यू अनडिफाइंड अनडिफाइंड शो होगी, यानी कि इसमें जब भी हम वेरिएबल का इंटिलाइजेशन करते हैं तो इसमें वेरिएबल को ऑपरेटर के साथ यहाँ पर कोई भी वैल्यू यहाँ पर असाइन करेंगे, उसके बाद जो हमारी वैल्यू होती है तभी यहाँ पर शो होती है। अगर नहीं करते हैं ऐसा तो वो वैल्यू शो नहीं होती है। अब यहाँ पर जावास्क्रिप्ट वेरिएबल का कुछ प्रोग्राम वगैरह दिए गए हैं जो आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये आपका प्रोग्राम है, और यहाँ पर हमने अगर बात करें तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स लिए गए हैं जो आपको यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये जो है आपका टॉपिक पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। अगला टॉपिक है आपका जे क्वेरी, यानी कि जे क्वेरी आपका अगला चैप्टर है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आप चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। तो यहाँ पर जो आपका अगला टॉपिक है वो जे क्वेरी है, और ज़्यादातर आपसे इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है जे क्वेरी में कि जे क्वेरी क्या है, इसके कुछ एडवांटेज बताइए, या फीचर्स बताइए, या फिर लाभ या हानि बताइए, या इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि जावा स्क्रिप्ट और जे क्वेरी में क्या अंतर है, उसके बारे में। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जे क्वेरी आखिर में क्या होती है। तो जे क्वेरी एक इस जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, यानी कि ये एक जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज की लाइब्रेरी होती है, अर्थात हम अपनी वेबसाइट पर जावास्क्रिप्ट को आसानी से यूज कर सकें उसके लिए जेक्वेरी को बनाया गया था। समझ में आ गया होगा, यानी कि इसकी जो स्पीड होती है काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, और इसका जो आकार साइज होता है काफ़ी ज़्यादा छोटा भी होता है। और इसका आविष्कार की बात करें तो इसे जॉन राइजग ने 2006 में बनाया था,
दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि जेक्वेरी क्या होती है, तो जेक्वेरी एक प्रकार की जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसमें डेवलपर को वेबसाइट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरी बात कि यह एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी है, जिसका मतलब कि इसका इस्तेमाल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या डिवाइस में किया जा सकता है। जेक्वेरी अलग अलग प्रकार के वेब ब्राउज़र को सपोर्ट करता है। ये इसका कुछ पॉइंट है जो आपको काफ़ी ज़्यादा समझना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ अगला पॉइंट है कि जैसे कि जेक्वेरी का निर्माण बाइट लेस डू मोर यानी कि कम लिखो ज़्यादा करो को कॉन्सेप्ट पर किया गया था, जिसका अर्थ यही कि जेक्वेरी में डेवलपर बहुत कम कोड में बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट को कठिन कामों को बहुत ही आसान बना देती है, जैसे कि एजेक्स कॉल्स हो गया, डीओएम मैनिपुलेशन हो गया। जेक्वेरी में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जिनकी मदद से हम बहुत सारे कार्यों को आसानी से और तेज़ी से कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट को डेवलपर्स को वेबसाइट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में कोड लिखना पड़ता था, जबकि इसकी वजह से अगर बात करें जेक्वेरी की, तो डेवलपर्स को बहुत कम कोड की लिखने की आवश्यकता होती थी और इसमें समय भी काफ़ी ज़्यादा कम लगता है। और इसी समस्या को दूर करने के लिए जेक्वेरी का निर्माण किया गया था। यह डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करने के लिए एजेक्स और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे कि पीएचपी एएसबी का इस्तेमाल करता है और यह पेज को लोड किए बिना वेब पेज में मौजूद इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इसके एडवांटेज दिए गए हैं, जैसे कि इसका सिंटैक्स काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, जिसकी वजह से इसको सीखने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। दूसरी बात कि यह लाइट वेट लाइब्रेरी है, यानी कि इसका साइज जो होता है काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है और यह एजेक्स को भी सपोर्ट करती है और इसका इस्तेमाल वेबसाइट में एनिमेशन डालने के लिए किया जाता है। उसके बाद यहाँ की यह टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है, यानी कि यह नई टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है, जैसे कि CSS3 आपका सिलेक्टर होता है और एक्स पाथ सिंटैक्स होता है उसको सिलेक्ट करती है, यानी कि उसे सपोर्ट करती है और इसके द्वारा प्लग इन को भी डिज़ाइन किया जाता है। कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि इसके जो क्वेरी की फाइल को रन करने के लिए क्वेरी कमांड की ज़रूरत पड़ती है और इसमें लिमिटेड यानी कि सीमित मात्रा में फंक्शंस होते हैं। उसके बाद यहाँ पर फीचर्स की बात की जाए तो DOM सिलेक्शन होता है, जिसमें क्या होता है कि इसके द्वारा हम DOM यानी कि डॉम एलिमेंट्स को आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर DOM मैनिपुलेशन होता है। इसके द्वारा हम DOM यानी कि डॉम एलिमेंट्स को आसानी से ऐड डिलीट और चेंज कर सकते हैं। एजेक्स सपोर्ट की बात की जाए तो यह एजेक्स को सपोर्ट करती है और एजेक्स एक प्रकार की तकनीक है जिसका उपयोग वेबसाइट को विकसित करने के लिए किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर एनिमेशन है और इसका इस्तेमाल वेबसाइट में एनिमेशन डालने के लिए किया जाता है। कुछ ब्राउज़र सपोर्ट होते हैं, यानी कि यह कुछ सभी प्रकार के ब्राउज़र को सपोर्ट करती है और लाइट वेट का होने का मतलब है कि इसका जो साइज़ है वो 19 KB का होता है, जिसका मतलब यही है कि इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जिन कार्य को जेक्वेरी कर सकता है उन कार्यों को जावास्क्रिप्ट और एजेक्स के द्वारा भी किया जा सकता है, फिर भी इसे जेक्वेरी की ज़रूरत पड़ी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सरल और तेज़ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। जेक्वेरी का उपयोग करके यूज़र आसानी से वेबसाइट को परफॉर्मेंस में सुधार कर सकता है और वेब एप्लीकेशन को डेवलप करना काफ़ी ज़्यादा ईजी भी होता है इसके माध्यम से। और इसका जो API होता है पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड होता है, यानी कि जिसमें इनलाइन कोड जैसे कोड यहाँ पर शामिल होते हैं और जब से जेक्वेरी को लॉन्च किया गया है तो तब से इसमें लगातार ग्रोथ हो रही है, यानी कि जो जेक्वेरी की है वो डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो गई है। जेक्वेरी का इस्तेमाल बड़ी-बड़ी कंपनियों के द्वारा किया जाता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM, नेटफ्लिक्स। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका कि जेक्वेरी और जावास्क्रिप्ट में क्या अंतर है? तो एक तरफ है आपका जेक्वेरी और एक तरफ है आपका जावास्क्रिप्ट। तो पहले बात कर लेते हैं जेक्वेरी की। तो सबसे पहले कि जो जेक्वेरी है वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, यानी कि यह एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है और जावास्क्रिप्ट आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका कोड बहुत ही छोटा होता है, इसलिए इसको लिखने में बहुत कम समय लगता है। जेक्वेरी की बात हो रही है। जावास्क्रिप्ट की बात की जाए तो इसका कोड काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और इसको लिखने में ज़्यादा समय भी लगता है। इसका साइज जो होता है आपका जेक्वेरी का काफ़ी कम होता है, लेकिन जो जावास्क्रिप्ट होती है इसका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी होता है। यह जावास्क्रिप्ट पर निर्भर करती है, यानी कि जो आपकी जेक्वेरी होती है वो डिपेंड करती है जावास्क्रिप्ट पर और जो आपकी जावास्क्रिप्ट है ये किसी पर निर्भर नहीं रहती है और इसे सीखने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है और इसमें लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है।
यह DOM को तेज़ी से क्रिएट कर सकती है, लेकिन जो आपकी जावास्क्रिप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा धीमी होती है DOM को क्रिएट करने में। तो ये जो है आपका चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है XML, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे XML की। तो XML क्या है? तो XML एक मार्कअप लैंग्वेज है और इसका जो पूरा नाम होता है वो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, एक मार्कअप लैंग्वेज है आपकी, और इसका जो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है इसका फुल फॉर्म होता है। XML को 1990 के दशक में W3C यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ने इसे डेवलप किया था, और HTML में बहुत सारी कमियां थी, इसके लिए यहाँ पर XML को डेवलप किया गया था। यानी कि ये HTML की लिमिटेशन को पूरा करती है आपकी XML लैंग्वेज। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवाइज करा देते हैं। XML आपकी एक मार्कअप लैंग्वेज है और इसका पूरा नाम एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है, और XML को 1990 के दशक में W3C कंपनी के द्वारा यहाँ पर विकसित किया गया था, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। उसके बाद यहाँ पर HTML में बहुत सारी कमियां थी, उनका सुधार करने के लिए XML को डेवलप किया गया था। यानी कि HTML में जितनी भी कमियां थी उन्हें दूर करने के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए XML लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया गया था। उसके बाद XML के द्वारा हम किसी भी तरह के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और यह एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज को डेटा को बहुत आसानी से ट्रांसफ़र भी कर सकती है। हम XML में डेटाबेस के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि XML लैंग्वेज को डेटाबेस के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। XML टैग्स पहले से ही डिफाइंड नहीं होते हैं, हमें इनमें खुद ही डिफाइन करना पड़ता है, यानी कि इसमें टैग्स को कुछ डिफाइन करना पड़ता है। उसके बाद XML HTML को रिप्लेस नहीं करती है। XML में जो वह प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, अर्थात यह किसी भी डिवाइस में रन हो सकती है और इसका इस्तेमाल किसी भी लैंग्वेज में किसी भी लैंग्वेज के साथ किया जाता है। XML और HTML को कंबाइन करके इसका इस्तेमाल किया जाता है, और XML और HTML के कंबाइंड वर्जन को XHTML कह सकते हैं। आखिर में XML को विकसित क्यों किया गया था, ये भी बहुत बड़ा कारण है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो HTML एक बहुत ही पॉपुलर और बड़ी लैंग्वेज है। ये आपको पता होगा कि HTML में 100 से भी ज़्यादा टैग्स होते हैं, और इन्हीं सभी टैग्स को याद रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। साथ ही HTML का प्रेजेंटेशन ब्राउज़र के अनुसार चेंज हो जाता था। तो HTML में एक प्रॉब्लम यह थी कि आपके डॉक्यूमेंट में ओरिजिनल कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा टैग यहाँ पर यूज़ करने पड़ते थे। उसके बावजूद इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए XML को विकसित किया गया था, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि XML और HTML को रिप्लेस करती है, और आगे भविष्य में भी ऐसा होना संभव नहीं है। उसके बाद यहाँ पर XML के कुछ फ़ायदे और नुकसान दिए गए हैं। तो पहला है कि XML एक बहुत ही शक्तिशाली लैंग्वेज है, और यह एक अपने कुछ एडवांटेज की वजह से दूसरी लैंग्वेज से अलग है। पहला पॉइंट है कि इसके द्वारा हम किसी भी कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल प्रकार के डेटा को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इसके माध्यम से हम डेटा को शेयर कर सकते हैं और बहुत सारे इसके यूज़। अगला पॉइंट है कि इसके द्वारा हम डेटा को काफ़ी लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और दोबारा भी उसे यूज़ भी कर सकते हैं। XML में डेटा को मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि जो भी हम डेटा यहाँ पर स्टोर करते हैं उसे मार्कअप लैंग्वेज के द्वारा डिस्क्राइब करते हैं, और इसके इस्तेमाल दूसरी लैंग्वेज को क्रिएट करने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि आपकी XHTML हो गई, या WSDL हो गई, या वेप हो गई, या RDF हो गई, और आपकी बहुत सारी लैंग्वेज हैं जिनका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। और कुछ नुकसान भी हैं इनके, जैसे कि यह बाइनरी डेटा जैसे कि इमेज को स्टोर करने में सपोर्ट नहीं करती है। XML का सिंटैक्स बहुत ज़्यादा वर्बोज और रिडंडेंट होता है, यानी कि अनावश्यक होता है, यानी कि बहुत ही व्याख्यात्मक है, और यह किसी भी तरह के डेटा टाइप्स को सपोर्ट नहीं करती, जैसे कि आपका कोई भी डेटा टाइप्स हो सकता है यहाँ पर इंटीजर, फ्लोट या स्ट्रिंग्स। यह एरे को भी सपोर्ट नहीं कर सकती, ये इसका नुकसान है। और इसमें डॉक्यूमेंट का हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन सीमित यानी कि लिमिटेड होता है। इसमें नेम स्पेसेस का इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा कठिन है। XML का कोई एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम नहीं है। प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर हमें XML को HTML पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी कि इसमें डॉक्यूमेंट को सेटअप करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। कुछ एप्लीकेशंस दिए गए हैं जिनके अनुप्रयोग जिसे बोलते हैं यूज़। तो XML का यूज़ ज़्यादातर बड़ी बड़ी वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंपनियों के बीच में इंफॉर्मेशन को चेंज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है।
डेटाबेस को लोड और अनलोड करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, और स्टाइल शीट के साथ यहाँ पर मर्ज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और XML डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ अंतर दिए गया है XML और HTML, तो दोनों के बीच में यहाँ पर अंतर की बात करेंगे आखिर में इन दोनों में क्या होता है। तो HTML एक आपकी एक मार्कअप लैंग्वेज होती है, और यह एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो कि दूसरी मार्कअप लैंग्वेज को डिफाइन करता है। यह केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, और यह केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, यह स्टैटिक है और यह डायनेमिक है। यह छोटे एरर्स को इग्नोर कर सकता है, लेकिन यह छोटे एरर्स को इग्नोर नहीं करता है। HTML टैग्स पहले से ही डिफाइन होते हैं, लेकिन XML टैग्स यूजर के द्वारा डिफाइन होते हैं। इसमें वाइट स्पेस प्री रिजर्व नहीं होता है, लेकिन इसमें वाइट स्पेस संरक्षित यानी कि रिजर्व होते हैं। उसके बाद इसका प्रयोग डेटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका प्रयोग डेटा को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है। HTML में जितने भी क्लोजिंग टैग्स होते हैं वो आवश्यक नहीं होते हैं, लेकिन जितने XML में होते हैं वो सब आवश्यक होते हैं। यह प्रेजेंटेशन लैंग्वेज होती है आपकी HTML, और यह प्रेजेंटेशन लैंग्वेज है और ना ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो दोनों में अंतर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उसके बाद कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जैसे कि जेसन के बारे में बात करेंगे, और XML और HTML के बारे में तो हम बता ही चुके हैं आखिर में, और jQuery और जावास्क्रिप्ट के बारे में भी बता सकें। दोनों में अंतर, ज़्यादातर अंतर वाले क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। उसके बाद यहाँ पर जेसन आपका अगला टॉपिक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जेसन के बारे में। तो जेसन का जो पूरा नाम होता है वो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है, यानी कि यह एक डेटा एक्सचेंज फॉर्मेट है, तथा इसका प्रयोग XML के विकल्प के रूप में यूज़ किया जाता है। इसके टेक्स्ट फॉर्मेट को मनुष्य भी पढ़ सकता है और मशीन भी पढ़ सकती है। यह लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती है, अर्थात इसको किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है, जैसे कि आपका जावा हो गया, C++ आदि लैंग्वेज हो गई। तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया कि जेसन क्या होता है। तो मेनली आपको कुछ बातें याद रखनी है जेसन में, कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपको याद रखनी है, और इसका जो काम होता है वो आपको याद रखना है कि जेसन एक आसान टेक्स्ट बेस्ड डेटा इंटरचेंज का फॉर्मेट होता है, यानी कि डेटा को एक्सचेंज करने के लिए फॉर्मेट होता है ये, और यह पूरी तरह से इंडिपेंडेंट भाषा है, यानी कि इसका इस्तेमाल हम कहीं भी कर सकते हैं, और कोई भी इसके फॉर्मेट को आसानी से पढ़ सकता है, और मशीन भी रीड कर सकती है इसे, और हम भी इसे रीड कर सकते हैं। उसके बाद यह इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखनी है, और इसे किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है, जैसे कि आपका जावा हो गई या C++ हो गई। उसके बाद यहाँ पर जो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में JSON.org लाइब्रेरी शामिल होती है, यानी कि इसमें एक लाइब्रेरी शामिल होती है जिसके द्वारा हम JSON फाइल्स को क्रिएट या प्रोसेस कर सकते हैं। एंड्रॉयड में हमें 4 विभिन्न क्लासेस प्रदान की जाती हैं, जिसके जरिए हम JSON डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, जैसे कि JSON एरे, JSON ऑब्जेक्ट, JSON स्ट्रिंगर, या फिर JSON टोकन्स है, ये कुछ होती हैं। उसके बाद एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें कुछ, जैसे कि यहाँ पर एरे की बात करें तो जेसन फाइल में स्क्वायर ब्रैकेट जो है वह जेसन एरे को प्रस्तुत करती है, और ऑब्जेक्ट को क्रिएट प्रस्तुत करने के लिए कर्ली ब्रैकेट का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, और की को प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक की को मेंटेन किया रहता है जो कि स्ट्रिंग होती है, और बहुत सारे कीज मिलकर जेसन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। वैल्यू की बात की जाए तो प्रत्येक की एक वैल्यू होती है जो कि स्ट्रिंग, इंटीजर या डबल आदि हो सकती है। यहाँ पर इसका उदाहरण है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अच्छी समझ में आ गया होगा आखिर में जेसन क्या होगा। तो जेसन आपका ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है, छोटा सा क्वेश्चन है आपका ये जेसन वाला। उसके बाद यहाँ पर कुछ अगले टॉपिक्स दिए गए हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंस हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि RSS फीड क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और 2022 में ये क्वेश्चन जो है वो आया था, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो RSS फीड क्या है, ये एक प्रकार का वेब फीड होता है, यानी कि जिसका फुल फॉर्म की बात करें तो रियली सिंपल सिंडिकेशन होता है, यानी कि यह उपयोगकर्ता को अपनी पसंद की किसी भी वेबसाइट या ब्लॉग से नियमित रूप से अपडेट प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करता है। यानी कि वास्तव में RSS का
एक सरल सिंडिकेशन या रिच साइट सारांश समरी होता है, जिसे तकनीकी भाषा में फीड या आरएसएस फीड के रूप से जाना जाता है। उसके बाद इसे क्रिएट कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आरएसएस कैसे काम करता है, यानी कि इसके बारे में बात करेंगे। तो इंटरनेट के शुरुआती दिनों में यदि आप अपनी किसी पसंदीदा वेबसाइट पर हो रहे अपडेट को ट्रैक करना चाहते हैं, यानी कि उसे मॉनिटर करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर उस वेबसाइट को बुकमार्क करना होता है। यानी कि उसे बुकमार्क, जो आपकी वेब ब्राउज़र की बुकमार्क होती है, उसे में आपको ऐड करना होता है। और जब भी कोई उसमें अपडेट वगैरह आता है, तो वेबसाइट के ज़रिए आपको एक स्क्रीन पर पॉपअप दिखाई देगा, जो यानी कि नोटिफिकेशन के रूप में आपको जनरेट होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका जो सिलेबस है पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी करा दिए हैं हमने, और इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल में भेज दी जाएगी। और सारे बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके बाद जो अगली बात करें तो यानी कि DCCN की आपको महा मैराथन क्लास देखने के लिए मिलेगी जब बहुत ही जल्द। तो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।